गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम 12th क्लास की फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कर रहे थे बेटा। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम अब तक पढ़ चुके हैं कि भाई चार्ज क्या है, चार्ज की प्रॉपर्टीज़, और उसके बाद हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए थे। उसके बाद में हम पढ़ चुके हैं कि भाई कूलम्ब्स लॉ क्या है। ठीक है बेटा। अब कूलम्ब्स लॉ के बाद में हमने जैसे इलेक्ट्रोपरमिटिविटी के बारे में जाना, अब हम पढ़ेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। COULOMB वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। ठीक है बेटा। कंसीडर ये ओरिजिन है हमारा, और यहाँ पे दो चार्जेस हैं Q1 Q2। मान लिया बेटा ओरिजिन से जो Q1 की पोजीशन है और उसका पोजीशन वेक्टर है हमारा R1, और ओरिजिन से Q2 के लिए जो हमारा पोजीशन वेक्टर है वो है R2। ठीक है। ओरिजिन से Q1 के लिए हमारा पोजीशन वेक्टर हमने मान लिया R1, और ओरिजिन से Q2 के लिए हमारा पोजीशन वेक्टर हमने मान लिया R2। ठीक है। ये X, ये Y, ये Z। अब Q1 से Q2 तक जो रिजल्टेंट पोजीशन वेक्टर है वो हमारा क्या हो जाएगा, R21। ठीक है। अब जो फोर्स, ये दोनों सेम चार्ज हैं, पॉजिटिव चार्ज हैं दोनों, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो Q1 के कारण Q2 के ऊपर लगने वाली फोर्स वो रिपल्सिव फोर्स होगी इस तरफ, वो मान लेते हैं हम क्या है, F21, 1 के कारण 2 के ऊपर। और Q2 के कारण Q1 पे फोर्स वो लगेगी इस तरफ, वो हम क्या मान लेते हैं, F12। ठीक है। ठीक है बेटा। चलो लिख लेते हैं। लेट Q1 Q2 आर टू पॉजिटिव चार्जेस। ठीक है भाई। लेट R1 R2 आर दी पोजीशन वेक्टर्स ऑफ चार्जेस Q1 एंड Q2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है भाई, Q1 एंड Q2 रिस्पेक्टिवली। चलो फिर आगे। नाउ द फोर्स ड्यू टू चार्ज Q1 ऑन चार्ज Q2 कितनी होगी भाई, वो कौन सी फोर्स होगी, Q1 के कारण Q2 के ऊपर हमने मान ली F21। ठीक है ना। द फोर्स ड्यू टू चार्ज Q2 ऑन Q1 वो हमने क्या मान ली, क्या मान ली, वो हमने F12। ठीक है बेटा। ठीक है। अब आगे कैलकुलेशंस करनी शुरू कर देते हैं इसकी। तो अब ये देखो, ये जो F21 है वो किसके कारण है, F12 के कारण है। ठीक है। और F12 किसके कारण है, Q2 के कारण है ना। जो F21 तो Q1 के कारण है Q2 के ऊपर, और F12 किसके कारण है, Q2 के कारण है किसके ऊपर, Q1 के ऊपर। तो पहले हम F21 की वैल्यू निकाल लेते हैं।
F21 इज इक्वल टू, बताओ भाई F21 की वैल्यू क्या होगी, क्या होता है फार्मूला, K इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, K इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस है R21, R21 का स्क्वायर और R21 की डायरेक्शन। ठीक है, ये केवल मैग्नीट्यूड है, ये डायरेक्शन होगी। अब फोर्स ऑन चार्ज, फोर्स ऑन चार्ज Q1, ठीक है, ड्यू टू Q2, F21 है ना, तो F12 है, F12 की वैल्यू क्या हो जाएगी, F12 की वैल्यू निकालो है भाई, F12 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी भाई, K Q2 Q1 डिवाइडेड बाई R12 का स्क्वायर और डायरेक्शन क्या होगी, R12 वाली डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, ठीक है भाई। तो अब यहाँ पे R12 हमारे पास क्या है, हेयर R12 इज इक्वल टू, हेयर R12 इज इक्वल टू R1 माइनस R2 एंड R21 इज इक्वल टू R2 माइनस R1। अब R12 की डायरेक्शन क्या होगी बेटा, R12 की डायरेक्शन होगी भाई R1 माइनस R2 डिवाइडेड बाई R12, ठीक है। और R21 की डायरेक्शन क्या होगी, R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई R21, ठीक है। इसमें पुट कर दो दोनों इक्वेशंस में, ये इक्वेशन 1 मान लो, ये इक्वेशन 2 मान लो, ये इक्वेशन 3 मान लो और ये इक्वेशन 4 मान लो। तो अब आगे लिखूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, फ्रॉम इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 एंड 4 वी गेट, देखो भाई सभी का यूज करना है अभी। F21 की वैल्यू क्या हो जाएगी, F21 की वैल्यू हमारे पास Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R21 का स्क्वायर इंटू यहाँ पे क्या था R2 माइनस R1, R2 माइनस R1, ठीक है, R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई R21, ठीक है। सेकंड F12 की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी भाई, Q2 Q1, Q2 इंटू Q1, यहाँ पे K भी था, Q2 इंटू Q1 डिवाइडेड बाई R12 का स्क्वायर इंटू R1 माइनस R2 डिवाइडेड बाई R12, ठीक है। अब बेटा अगर हम देखें तो R12 और R21 दोनों का मैग्नीट्यूड तो क्या है, सेम ही है, केवल किस में डिफरेंस है, डायरेक्शन में डिफरेंस है। तो एज मैग्नीट्यूड R12 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड R21, केवल डायरेक्शन में डिफरेंस है, मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है, सेम है। सो वी गेट F12 इज इक्वल टू माइनस F21, ठीक है भाई, ठीक है। ये हमारे पास वेक्टर फॉर्म थी कूलम्स लॉ की। दोबारा देख लो, दो चार्जेस हैं Q1 Q2, ठीक है।
अब Q1 की जो पोजीशन वेक्टर हमने मान ली R1 और Q2 की पोजीशन वेक्टर हमने क्या मान ली R2। दोनों सेम चार्ज हैं। अगर दोनों सेम चार्ज हैं तो एक दूसरे पे क्या अप्लाई करेंगे, रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेंगे। मान लिया Q1 के कारण Q2 पर जो रिपल्सिव फोर्स है वो कौन सी है, F21, और Q2 के कारण Q1 पे जो रिपल्सिव फोर्स है वो कौन सी है, F12। ठीक है, अब इन दोनों का रिजल्टिंग जो वेक्टर होगा यहाँ पे वो इन दोनों का अपोजिशन वेक्टर हो जाएगा, दोनों के बीच में रिजल्टिंग वेक्टर, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास R21। ठीक है, R21 तो किसके इस तरफ हो जाएगा और R12 उसकी डायरेक्शन किसकी तरफ हो जाएगी, Q1 की तरफ, और R21 की डायरेक्शन किसकी तरफ हो जाएगी, Q2 की तरफ। ठीक है, तो यही Q1 Q2 दो पोजीशन जो पॉजिटिव चार्ज मान ली, R1 R2 की पोजीशन वेक्टर मान ली, और Q1 Q2 एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपल्सिव फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो Q1 के कारण Q2 के ऊपर लगने वाली फोर्स F21 और Q2 के कारण Q1 पे लगने वाली फोर्स F12, दोनों की वैल्यू निकाल ली हमने यहाँ पे F21 और F12 कूलम्स लॉ अप्लाई करने के बाद। ठीक है, फिर उसके बाद में हमने क्या किया, उसके बाद में हमने फिर पोजीशन वेक्टर R12 और R21 हमने निकाले भाई। ठीक है, और R12 और R21 की दोनों की दो इक्वेशन आ गई यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, तो फिर हमने फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 एंड 4 वी गेट अलग अलग, जैसे हमारे पास वो दो फोर्सेस थे और इक्वेशन से इनसे हमें सभी से मिला के हमें क्या मिल गया कि भाई F12 किसके इक्वल है, माइनस F21 के इक्वल। ठीक है भाई, अब क्या क्या नतीजे निकले भाई इनसे, मतलब इस वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ से हमें क्या मिला, अब वो देखना है। ठीक है, डिस्कशन है इसका। नंबर 1, कूलम्स लॉ हमें क्या देता है, कूलम्स लॉ क्या फॉलो करता है, फॉलो दी न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है, अब यहां से पता चल रहा है, देखो F12 और F21 क्या है, इक्वल एंड अपोजिट टू ईच अदर है। ठीक है ना, एज वी गेट F12 एंड F21 इक्वल एंड अपोजिट टू ईच अदर। जैसा कि F12 और F21 एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट हैं, इससे हमें पता चलता है कि कूलम्स लॉ क्या फॉलो करता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करता है बेटा। ठीक है, अब सेकंड देखो, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन two charges is always in center line of the joining। ठीक है ना बेटा, तो जो ये फोर्स होगी इनके बीच में वो कहाँ पे होगी, जो ये लाइन ऑफ सेंटर लाइन ऑफ जॉइनिंग है ना, इसी के ऊपर होगी भाई। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि इस Q1 के कारण इधर फोर्स लग जाए या Q2 के कारण इधर फोर्स लग जाए, वो हमेशा कैसे होगी, सेंटर लाइन ऑफ जॉइनिंग पे होगी। ठीक है बेटा, तो मेनली हमें इन दो बातों का पता चलता है किससे, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ से, कि भाई कूलम्स लॉ किसको फॉलो कर रहा है, न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो कर रहा है, और दूसरी बात क्या है कि भाई जो फोर्स लगेगी वो हमेशा किस पे होगी, सेंटर लाइन ऑफ जॉइनिंग पे होगी। ठीक है बेटा, इसके बाद में हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, चलो एक दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे भैया। उसी को कर लेते हैं हम। कल जो न्यूमेरिकल दिया था उसमें क्या था भाई, उसमें था कि भाई एक ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, आइसोसेल या इक्विलेटरल कैसे भी ले लो, जैसे तो जैसे L इसकी क्या होगी, हर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, हर एक जो लेंथ है उसकी जो साइड की वो क्या होगी, L मान ली हमने, और हर एक पॉइंट पे Q चार्ज रखा है और पॉजिटिव चार्ज है भाई, A पार्ट A मान लिया, ये B मान लिया और ये मान लिया C।
अब इसके जो सेंट्रोइड पे चार्ज है प्लस क्यू, उसके ऊपर हमें क्या निकालनी है, फोर्स निकालनी है भाई। जो इसके सेंट्रोइड पे प्लस क्यू चार्ज है उसके ऊपर हमें फोर्स निकालनी है। ठीक है, तो कैसे निकालोगे, देखो पहले सेंट्रोइड वाला देख लो कंप्लीट, मिलाओ इसको। ठीक है, इसके सेंट्रोइड पे जो प्लस क्यू चार्ज है उसके ऊपर फोर्स निकालनी है। चलो देखो, पहले अलग अलग के कारण है इसके ऊपर लगने वाली फोर्स निकाल लेते हैं। ये पॉइंट O मान लो, ठीक है, और ये A है, ये B है, ये C है, ठीक है ना। तो फोर्स ड्यू टू चार्ज एट A ऑन Q, ठीक है, वो हम क्या मान लेते हैं, FAO। वो क्या होगी भाई, के दोनों चार्जेस की मल्टीप्लिकेशन Q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम का स्क्वायर। ठीक है, ये यहाँ पे मिलता है, मान लो AD बनाता है, ठीक है, तो भाई डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम का स्क्वायर। डिस्टेंस बिटवीन देम क्या है, AO का स्क्वायर। ठीक है भाई, अब सेकंड के कारण फोर्स ड्यू टू चार्ज B ऑन Q, वो हमने मान ली FBO। ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो गया भाई, K इंटू Q डिवाइडेड बाई BO का स्क्वायर। ठीक है, थर्ड फोर्स ड्यू टू चार्ज C ऑन Q। ठीक है ना भाई, वो क्या मान लिया हमने, FCO। ठीक है, वो क्या हो जाएगी, KQ डिवाइडेड बाई CO का स्क्वायर। ठीक है बेटा, ठीक है, तो यहाँ पे ये डायरेक्शन कौन सी होगी, AO वाली डायरेक्शन होगी, और ये डायरेक्शन कौन सी होगी, BO वाली डायरेक्शन होगी, और ये CO वाली डायरेक्शन होगी। ठीक है बेटा, तो ये जो फोर्स है CO वो इस तरफ हो जाएगी ऐसे FCO, और ये BO वाली इस तरफ हो जाएगी ऐसे FBO, और एक फोर्स नीचे लगेगी, वो कौन सी होगी, FAO। ठीक है बेटा, इस तरह से हमारे पास तीन फोर्स आ जाएंगी इस तरह Q के ऊपर। ये तो कौन सी होगी, FBO, ये कौन सी होगी, FCO, और ये कौन सी होगी, FAO। ठीक है भाई, चलो अब AO की वैल्यू निकालनी है भाई। बेटा जो AO होता है, एज AO इज इक्वल टू 2/3 ऑफ AD। जो ये AD है, AD इसका 2/3 होता है AO। ये जो AD है, A से D तक ये जो AD है हमारे पास है, ठीक है ना, वो क्या होता है, 2/3 होता है किसका, AO का। अब AD की वैल्यू निकालो भाई। ठीक है, AD की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये एंगल हम थीटा मान लेते हैं। ठीक है, तो निकालो AD की वैल्यू। AD की वैल्यू है हमारे पास भाई, फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी है, ABD AD डिवाइडेड बाई AD, एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, AD डिवाइडेड बाई
बी ए बी, ए डी डिवाइडेड बाई ए बी इज इक्वल टू कितना हो गया भाई कोस 60। 60 क्यों, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सारे एंगल कितने हो गए 60 के हो गए। तो ए डी डिवाइडेड बाई ए बी, ए डी डिवाइडेड बाई ए बी किसके इक्वल आ गया, कोस 60 के इक्वल आ गया भाई। विच इम्प्लाइज कोस क्यों, ध्यान से देखो एक बार, एंगल है, एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो ए डी तो परपेंडिकुलर हुआ, तो साइन 60 बेटा, कोस 60 नहीं। ए डी डिवाइडेड बाई ए बी इज इक्वल टू साइन 60, विच इम्प्लाइज ए डी डिवाइडेड बाई ए डी इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, ए बी साइन 60। ए बी की वैल्यू कितनी है, एल है, विच इम्प्लाइज ए डी इज इक्वल टू एल साइन 60। ठीक है भाई। अब साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, तो विच इम्प्लाइज ए डी इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, L √3/2। ठीक है, ए डी की वैल्यू मिल गई तो ए ओ की मिल जाएगी, सो ए ओ इज इक्वल टू कितना आ गया भाई, 2/3 इंटू L √3/2, 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया भाई, L/√3 आ गया। ए ओ की वैल्यू कितनी आ गई, L/√3। ठीक है, दोबारा देख लो, हमें ए ओ की वैल्यू चाहिए, ए ओ बी ओ सी ओ तीनों की वैल्यू, तीनों का रिजल्टेंट वो जो मैग्नीट्यूड है वो क्या आएगा, सेम आएगा। तो ए ओ की वैल्यू निकाल लें तो हम ए ओ बी ओ सी ओ तीनों की जो है मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, वो तीनों की निकल जाएगी। अब यहाँ से देखो, फ्रॉम ट्रायंगल ए बी डी से देखो एंगल के सामने वाला होता है बेटा परपेंडिकुलर, तो ए डी डिवाइडेड बाई ए बी, ए डी बाई ए बी क्या हो गया, साइन थीटा साइन 60, मतलब ए डी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस कितना हो गया, साइन 60 हो गया। तो ए डी इज इक्वल टू ए बी साइन 60, तो ए डी इज इक्वल टू एल साइन 60, तो ए डी इज इक्वल टू L √3/2। ए डी की वैल्यू आ गई, ए ओ की वैल्यू क्या है, 2/3 ऑफ ए डी, तो यहाँ से ए ओ की वैल्यू कितनी आ गई, L/√3 आ गई बेटा। ठीक है, अब ये वैल्यू निकल जाएगी हमारी, एफ ए ओ निकाल लो। सो एफ ए ओ की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, के क्यू क्यू डिवाइडेड बाई ए ओ की वैल्यू कितनी है, L/√3, L/√3 का स्क्वायर। ठीक है ना, और डायरेक्शन ए ओ वाली ही रहेगी, तो यहाँ से हमारे पास कितना आ गया, 3KQQ डिवाइडेड बाई L²। ठीक है, डायरेक्शन ए ओ वाली। इसी तरह से एफ बी ओ की वैल्यू क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी, 3KQQ डिवाइडेड बाई L², डायरेक्शन क्या होगी, डी ओ वाली। इसी तरह एफ सी ओ की वैल्यू आ जाएगी 3KQQ डिवाइडेड बाई L², डायरेक्शन क्या होगी, सी ओ वाली। तीनों इक्वेशन आ गई, तीनों फोर्सेस आ गई। अब रिजल्टेंट फोर्स निकालनी है इसके ऊपर। अब जो ये दो फोर्स हैं इनका रिजल्टेंट क्या होगा बेटा, ये एंगल क्या होगा भाई, पहले तो ये एंगल देखो, देखो एक बार ध्यान से, ये एंगल ऊपर वाला एंगल क्या होगा। ठीक है, अब ये बताओ ये एंगल कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री, और ये एंगल भी कितना रह जाएगा, नीचे वाला 30 डिग्री। ठीक है, ये एंगल कितना होगा, 30 डिग्री होगा अंदर वाला, और ये एंगल भी कितना होगा, 30 डिग्री, दोनों मिला के कितने हो गए, 60 डिग्री हो गए। ठीक है भाई, दोनों मिला के कितने हो गए, 60 डिग्री। ये एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल भी 30 डिग्री है, दोनों मिला के कितने हो गए, 60 डिग्री, 60। तो ये ऊपर वाला एंगल कितना हो जाएगा, 120 का हो जाएगा। तो ये एंगल अगर 120 का है तो इससे ऊपर वाला कितना हो जाएगा, 120 का। दोबारा देख लो, ये एंगल कितना है भाई, 30 डिग्री, जैसे टोटल तो 60, तो ये कितना बच गया, 30 बच गया। अगर हम देखें तो मीडियन होगी है, अगर अलग अलग मीडियन देखें तो मीडियन के कारण इस पे एंगल कितना बढ़ेगा, 30 डिग्री, और इसके कारण कितना बढ़ेगा, यहाँ पे भी 30 डिग्री। ठीक है ना, तो ये एंगल 30 और ये तो ऊपर वाला फिर कितना बच गया, ये पूरी ट्रायंगल तो 180 की होती है, ये 30 60, तो वो कितना हो गया, 120। तो ये 120, तो साइड वाला एंगल भी क्या होगा, 120, तो ये एंगल कितना हो गया भाई, 120 डिग्री। पता चला ना कैसे हो गया।
ठीक है। अब ये 120 डिग्री एंगल हो गया, तो भाई इस पे पैरेललोग्राम ला लगाओ, तो भाई हमारे पास जो रिजल्टिंग फोर्स आ जाएगी वो F इज इक्वल टू क्या होगा भाई, FBO का स्क्वायर प्लस FCO का स्क्वायर प्लस 2FBO FCO कोस 120। ठीक है बेटा। अब कोस 120 की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे निकाल देता हूँ। कोस 120 की वैल्यू है भाई कोस 90 प्लस 30। 90 प्लस 30 कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस कैसा होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव। अब 90 आ रहा है तो कोस किस में चेंज हो गया, साइन में, तो माइनस साइन 30 डिग्री। ठीक है, ठीक है बेटा। दोबारा देख लो, कोस 120 है तो कोस 120 है तो कोस 90 प्लस 30 कौन सी क्वाड्रेंट में चला गया, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में कोस कैसा होता है, नेगेटिव, लेकिन 90 आ रहा है तो कोस किस में चेंज हो गया, साइन में, तो माइनस साइन 30। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, तो क्या आ गया, माइनस 1/2। पुट कर दो इसके अंदर। अगर हम इसके अंदर पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ गया भाई, हमारे पास आ गया FBO का स्क्वायर प्लस FCO का स्क्वायर प्लस 2FBO, माइनस हो जाएगा ना, यहाँ पे माइनस हो जाएगा क्योंकि cos 120 की वैल्यू माइनस साइन 30 मतलब माइनस 1/2 थी ना, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। माइनस 2 इंटू FBO FCO, ठीक है, और कोस 120, ठीक है। कोस 120 की वैल्यू तो हमने फिर साइन में चेंज हो गई थी ना, साइन कितना आ गया था, 30 आ गया था, और साइन 30 की वैल्यू कितनी थी, 1/2। अब 2 से 2 कट गया, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, FBO का स्क्वायर प्लस FCO का स्क्वायर माइनस, अब ये FBO और FCO हमने अभी देखा था, इनका मैग्नीट्यूड क्या था, इक्वल था, ठीक है ना, तो FBO इंटू FCO, पहले तो ये लिख देते हैं फिर हम आगे की कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो एज FBO मैग्नीट्यूड में, FCO मैग्नीट्यूड में, और इक्वल है ना, ये दोनों क्या है, इक्वल है, विच इम्प्लाइज, तो हमारे पास F की वैल्यू क्या आ गई भाई, F की वैल्यू आ गई, और ये FAO भी क्या है, ये सारे इक्वल हैं, ठीक है। तो F की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, FAO, F की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, FAO मान लेते हैं, जैसे सारे इक्वल है ना, तो FAO 2FAO का स्क्वायर माइनस FAO का स्क्वायर, ये भी FAO दो तो माइनस FAO का स्क्वायर, तो हमारे पास कितना आ गया F की वैल्यू आ गई भाई FAO का, बस अकेली FAO आ गई, ठीक है ना, अकेली FAO का मैग्नीट्यूड। लेकिन डायरेक्शन क्या होगी भाई, डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी, अलोंग OA, अलोंग OA, O से A की तरफ, ठीक है, ठीक है बेटा। अब इधर कौन सी फोर्स लग रही है, इधर फोर्स लग रही है FAO, और उसकी डायरेक्शन क्या है, अलोंग AO, ठीक है। तो रिजल्टिंग फोर्स हमारे पास, टोटल रिजल्टिंग फोर्स, सो फोर्स ऑन दी चार्ज Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल एंड अपोजिट है ना, FAO OA माइनस और प्लस FAO AO,
तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, FAO OA माइनस FAO OA कट गया, कितना आया 0। सो भाई टोटल फोर्स ऑन द चार्ज प्लस Q कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। हैंस टोटल फोर्स ऑन चार्ज Q इज 0। ठीक है बेटा, हम दोबारा देख लो इसको एक बार। हमारे पास क्या दे रखा था, हमारे पास चार्ज दे रखे थे Q Q Q एक इक्विलेटरल ट्रायंगल पे, जिसकी साइड कितनी है, L है। ठीक है, इसके सेंटर पे एक प्लस Q चार्ज था, उसके ऊपर हमें क्या निकालनी है, फोर्स निकालनी है बेटा। अब ये देखो, जो A पे रखा चार्ज है उसके कारण फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, नीचे की तरफ, और वो क्या है, FAO। और B पे जो चार्ज रखा है उसके कारण ये डायरेक्शन हो जाएगी, और C पे जो चार्ज रखा है उसके कारण फोर्स की डायरेक्शन ये हो जाएगी। यहाँ से हमने देखो ये वाली चीज़ यहाँ पे रख दी है, जो Q बीच में रखा है, A के कारण जो है वो FAO नीचे की तरफ, और ये FCO C के कारण थी, और ये FBO B के कारण थी। ठीक है, तो ये तीनों फोर्सेज हमने यहाँ पे रखी। तो अब हमारा काम क्या है, तीनों फोर्सेज का मैग्नीट्यूड निकालना। अब कूलम्स लॉ लगा के FAO निकाला, उसकी डायरेक्शन किसकी तरफ होगी, AO की तरफ। BO निकाला, CO निकाला, कूलम्स लॉ लगा के निकाल दिया। फिर हमने बेटा बाद में हमने किया था कि भाई जो AO होता है वो क्या है, वो 2/3 है किसका, AD का। फिर AD निकाल ली थी हमने इस ट्रायंगल का यूज करके, इस राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करके हमने AD निकाली। तो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल में 60 डिग्री का एंगल है, तो AD बाई AO मतलब AD बाई L इज इक्वल टू कितना, sin 60। sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो AD इज इक्वल टू L √3/2। ठीक है ना, L √3/2। फिर हमने इसमें फार्मूले में पुट करने के बाद यहाँ पे जैसे हमने फिर सारी फोर्सेज निकाली और फिर फार्मूले में पुट कर दिया, तो हमारे पास रिजल्टिंग फोर्स आ गई इन दोनों की, FBO और FCO की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, यहाँ पे रिजल्टिंग फोर्स आ गई। तो ये हमारे पास रिजल्टिंग फोर्स आ गई थी। तो रिजल्टेंट फोर्स FBO और FCO की हमारे पास कितनी आई, FAO के बराबर आई। ये मतलब सारी बराबर हैं, मैग्नीट्यूड के हिसाब से बराबर आई, लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, OA की तरफ है। मैग्नीट्यूड तो FAO वाला ही है, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, OA की तरफ। अब इसके नीचे कौन सी फोर्स लग रही है, FAO लग रही है, और उसकी डायरेक्शन AO की तरफ। तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रही है, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगी, 0 कर देंगे। ठीक है बेटा, अभी के लिए इतना ही, आगे हम 4-5 न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू।